हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने पढ़ाई पे लगे होंगे। जैसा कि आपका एचआरएम का क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो रखा है, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 2 क्लास कर रखा है। आज उसका तीसरा क्लास हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग ये देख लेते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या होगा। तो आज का हमारा टॉपिक आप ऑलरेडी थंबनेल में देख चुके होंगे, वो होगा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने पहले नोट्स पे। ठीक है, चलिए स्वागत है आपका फिर से एक बार नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके तक पहुंच जाए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल @नेट वाला भैया को भी ज्वाइन कर लीजिए। उससे क्या होगा, जो भी आज की क्लासेस हो रही हैं उसकी नोट्स आपको अगले दिन मिल जाया करेंगी। ठीक है, आप हमें फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम में भी आप हमें नेट वाला भैया के नाम से ढूंढ करके फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज हमारा होगा लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अगर चैप्टराइजेशन के बेसिस पे देखें तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं इस पे कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होता क्या है। देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर ह्यूमंस का जरूरत पड़ता है तो आप एक चीज समझो कि अगर बहुत ज्यादा ह्यूमंस मतलब ह्यूमन रिसोर्स को मैनेजमेंट क्यों कहेंगे, तो पिछले क्लासेस में ऑलरेडी हम लोगों ने देख रखा है। ठीक है, तो हमें कितने ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ रहेगी या पड़ रही है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग, जैसे कि अभी मान के चलो आज के टाइम पे आप बहुत ज्यादा ये चीज देखते होंगे कि अमेजोन ने इतने लोगों को निकाल दिया। ठीक है, फ्लिपकार्ट ने इतने लोगों को निकाल दिया। ठीक है, इससे आपको क्या समझ में आता है? बहुत सारे लोगों का, जैसे कि रिसेंटली अभी जब कोरोना का टाइम था उस टाइम पे मेरे मामा थे, उनका जॉब चला गया। ठीक है, मेरे कुछ कुछ भाइयों का भी जॉब चला गया जो कि एमएनसीज में जॉब करते थे स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ये देखा गया कि हमारे पास डिमांड है ही नहीं और सप्लाई बहुत ज्यादा है। तो भैया जब डिमांड ही नहीं है तो फिर सप्लाई ज्यादा करके कोई फायदा नहीं है। तो हम लोग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के तहत क्या करते हैं, जहां पे हम लोग जो भी ह्यूमन रिसोर्स का डिमांड होगा उसको हम लोग उसके सप्लाई के साथ इक्वल करके चलते हैं। क्या करते हैं? डिमांड को सप्लाई के साथ इक्वल करके चलते हैं। मतलब कि जितना जरूरत है उतने ही लोगों को रखे। अब मान के चलो कि बहुत सारे लोगों को बैठा के तो नहीं रखोगे, बैठा के सैलरी देना भी पॉसिबल नहीं है। तो आज के हिसाब से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में ये सबसे बड़ा बुनियादी चीज है, बेस है। ये क्या है? बेस है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग अगर आपका अच्छा होगा तो आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा। ठीक है, कैसे सर? अगर आपके पास ज्यादा ह्यूमन रिसोर्सेस हो जाएंगे तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा? वैसे सिचुएशन में ये होगा कि काम कम है, लोग ज्यादा है। और अगर ह्यूमन रिसोर्स आपके पास कम होंगे और आपके पास काम ज्यादा होगा तो वो लोग काम उतने एफिशिएंटली नहीं कर पाएंगे, और जब काम को एफिशिएंटली नहीं कर पाएंगे तो टाइम टू कंप्लीट नहीं हो पाएगा। टाइम से प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो जहां पे पहुंचना चाहिए वहां पे नहीं पहुंच पाएगा। सेल्स नहीं हो पाएगा, अच्छे से सेल्स नहीं हो पाएगा तो फिर कंपनी धीरे धीरे लॉस में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग को अगर हमारा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो लोग कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग नोट्स पे, क्योंकि ये एक बेसिक डिस्कशन था। प्लानिंग, सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, प्लानिंग एक इनिशियल फेज है जो कि हम लोग को सबसे स्टार्टिंग में करना पड़ता है। चलिए अब थोड़ा थोड़ा देखते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मींस डिसाइडिंग the number and the type of the human resources required for each job unit and total company of a particular future date in order to carry out the organizational activities। मतलब कि प्रेजेंट के हिसाब से फ्यूचर को फोरकास्ट कर पाना कि अभी जिस हिसाब से लोगों का जरूरत पड़ रहा है उससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है, उस समय डिमांड होगा। तो प्रेजेंट के और पास्ट के एक्टिविटी से फ्यूचर को फोरकास्ट कर पाना, उसी को बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। चलिए कुछ कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। जैसे एचआरपी इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज कंसर्न विद 2 थिंग्स, that is planning of a manpower requirement and planning of a manpower supply, that is demand is equal to supply। मतलब कि कितना आपको रिक्वायरमेंट है। जैसे मान के चलो अगर आपको 10 का रिक्वायरमेंट है तो ऑब्वियस है कि आप 10 ही लोग को रखोगे। क्यों? क्योंकि 10 लोग ही मिल करके आपका जो
काम है वो कंप्लीट कर दे रहे, तो फिर आप 12 लोग को क्यों रखोगे? नहीं, तो इसीलिए कहा गया प्लानिंग ऑफ ए मैन पावर रिक्वायरमेंट एंड द प्लानिंग ऑफ ए मैन पावर सप्लाई अकॉर्डिंग टू द गॉर्डन एमसी बीथ। ठीक है, और भी यहाँ पे है, आप पढ़ सकते हैं, एक बार रीडिंग पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ कभी कभी क्या होता है ना कि एग्जाम्स में कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस दे देते हैं, डेफिनेशंस दे दिया और पूछ लिया गया कि इस डेफिनेशन को कौन दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है। ठीक है, हालांकि बहुत कम देखने को मिलता है, बट ऐसा पूछा जाता है। चलिए एक और पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द बीच, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एंड अज्यूमिंग द ऑर्गेनाइजेशन विल हैव एन एडिक्वेट नंबर ऑफ ए क्वालिफाइड पर्सन, adequate number of the qualified person available at a proper time performing jobs which meet the needs of the enterprises and which provide satisfaction for the individual involved। मतलब उसका भी satisfaction complete होना चाहिए। उसी तरीके से HRP can be understood as the process of a forecasting and organization futures demand for and supply for the right type of people in the right number। मतलब लुकिंग मतलब राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, और कितने लोगों का जरूरत फ्यूचर में पड़ सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन में, उसको अभी फोरकास्ट कर लेना। कैसे? पास्ट और प्रेजेंट ट्रेंड्स को एनालिसिस करके। सर ये सब क्या कोई टॉपिक्स है? हाँ, छोटा छोटा वर्ड्स मतलब लाइनिंग है, लाइन टाइप से टॉपिक्स है, उसको भी हम लोग आगे चल के कवर करेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स पे। ऑब्जेक्टिव्स मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव या फिर पर्पस ऑफ एचआरपी, क्या पर्पस है, क्यों इसको मतलब इतना क्यों मतलब इसको मतलब कह सकते हैं ना कि इतना हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्या रीजन है? तो पहला रीजन ये है कि एचआरपी से हम लोग फोरकास्ट करते हैं ह्यूमन रिक्वायरमेंट, कि एचआरपी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग is essential to determine in future human resource need in an organization. In the absence of such plan, it would be difficult to have the services of the right kind of people at the right time. So right people at the right time for the right job, जो हम लोगों ने बात कर रखा था कि अभी जैसे कि देखो प्रमोशन भी इसी का पार्ट है। ठीक है, आप बोल सकते हो कि जॉब रोटेशन भी इसी का पार्ट है। तो आप यहाँ पे क्या करना चाहते हो? बेसिकली आप ये देख रहे हो कि प्रेजेंट को एनालिसिस करके, देखो ये वर्ड बार बार आ रहा है, दैट मींस ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंट को एनालिसिस करके आप फ्यूचर को फोरकास्ट करने का कोशिश कर रहे हो। तो फ्यूचर तो फोरकास्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर में कितने लोगों की जरूरत पड़ सकती है, प्रोडक्शन लेवल आपका कहां तक पहुंच सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो मैन पावर का जरूरत होगा उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जरूरत है। और उसका पहला जो पॉइंट है वो यही बतलाता है। दूसरा, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ चेंज। इफेक्टिव मैनेजमेंट कारगर मैनेजमेंट कैसे सर? मैनेजमेंट को हिंदी में प्रबंधन बोलते हैं आई थिंक। प्रॉपर प्लानिंग इज रिक्वायर्ड टू कोप विद द चेंज इन द मार्केट कंडीशन, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन इन एन इफेक्टिव वे। तो सारे चीजों के लिए हम लोग थोड़े थोड़े तैयार रहे कि नए नए अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आने वाले हैं, और उन अपॉर्चुनिटीज को फ्यूचर में कैसे टैकल करना है, कैसे कोप अप करना है, दैट इज इफेक्टिव मैनेजमेंट। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम्स कभी भी बता कर नहीं आती है, इसीलिए लगभग सारे प्रॉब्लम्स के लिए हमें थोड़ा थोड़ा तैयारी करके रखना चाहिए। These changes call for the continuous allocation or reallocation of skills, and in the absence of the planning there might be underutilization of human resources। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको दूं, जैसे कि मेरा समझ लो कि 3 फैक्ट्री चलता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है 3 फैक्ट्री में हम लोगों ने प्रॉपर मेंटेन करके चला है। ठीक है, प्रॉपर मेंटेन करके चला है मतलब जितने लोग चाहिए उतने ही लोग हैं। तो ऐसा तो जरूरत पड़ सकता है ना कि अचानक से जब आपका मान के चलो ऑर्डर बढ़ गया, तो वैसे सिचुएशन में क्या करोगे? तो आपके पास पहले से प्रॉपर प्लानिंग था कि अगर किसी एक फर्म में अगर बढ़ जाता है तो दूसरे फर्म वाले लोग को, जिनको इधर वाले काम का भी ट्रेनिंग दे के रखा है, ये लोग सिमिलर काम उस फर्म में भी करते हैं, उनको यहाँ से वहां से यहाँ शिफ्ट कर लेना है, और कुछ समय के बाद फिर जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हो फिर उनको वहां पे भेज देना है। तो ये एक गलती था कि हम लोगों ने एक्स्ट्रा लोगों को नहीं रखा था। फिर आप बोलोगे सर एक्स्ट्रा लोग रखोगे तो फिर उसका एक्स्ट्रा खर्च होगा।
क्योंकि फ्यूचर तो मतलब अनप्रिडिक्टेबल है, तो इसके लिए हम लोगों ने प्लान बना के रखा था कि हम लोग वहां से कुछ लोगों को उठा करके जो भी काम होगा उसको कंप्लीट कर देंगे। इसी काम को बोलते हैं इफेक्टिव मैनेजमेंट। चलिए नेक्स्ट, रियलाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है। पहला गोल तो होता है प्राइम गोल, जो होता है कि हमको मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है और एक इंडिविजुअल गोल होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इंडिविजुअल गोल, मेरा गोल कुछ और होगा और इस ऑर्गेनाइजेशन का गोल कुछ और होगा। ऑर्गेनाइजेशन का गोल कहीं ना कहीं ग्रोथ होगा और मेरा गोल ये होगा कि मेरा ग्रोथ, मतलब कि अल्टीमेटली अगर ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा तो मेरा भी ग्रोथ होगा। ठीक है, देखो, इन ऑर्डर टू मीट द नीड्स ऑफ द एक्सपेंशन प्रोग्राम, जैसे जैसे प्रोग्राम मतलब एक्सपेंशन प्रोग्राम मतलब बढ़ा रहे हो अपने बिजनेस को, एंड द ग्रोथ स्ट्रेटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग इज एसेंशियल, तो उसमें भी प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, प्रमोटिंग एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय को प्रमोट करना, व्हाट डज इट मीन्स? द डेटाबेस अवेलेबल प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव स्किल which facilitate for the decision making as to promotional opportunity to be made available for the organization। अब हर किसी को तो यहाँ पे प्रमोट नहीं करोगे, प्रमोट करने के लिए फिर वही आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल वाला काम करना होगा, जहाँ पे आप 360 परफॉर्मेंस अप्रेजल के जरिए क्या कर सकते हो, उसको हर लेवल से जांच करोगे क्या वो प्रमोट करने के लिए ये है, तो उसके लिए भी प्रॉपर प्लानिंग का जरूरत होता है। उसके बाद है आपका लास्ट, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, ह्यूमन एज अ, जैसे कि जब हम लोग पर्सनल डिपार्टमेंट हुआ करता था पहले के टाइम पे, पर्सनल मैनेजमेंट, उस समय ह्यूमंस को एज अ क्या माना जाता था सर? उस समय एज ए टूल्स और मशीन्स के तौर पे ट्रीट किया जाता था। लेकिन यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज को क्या माना जाता है सर? एसेट्स माना जाता है। तो एसेट्स माना जाता है, तो एसेट्स का हम लोगों ने बचपन से क्या सुन के रखा है कि जो भी रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं, मतलब जो भी इनपुट है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है। ऑप्टिमम यूटिलाइज मतलब कि इतना उसको लेवल तक यूटिलाइज कर लेना है कि उससे प्रोडक्ट का क्वालिटी भी ना घटे और वेस्टेज भी ना हो, मतलब कि आप ये कह सकते हो कि उसका पूर्ण इस्तेमाल करना। तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के जरिए हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज को, जो कि जिसको हम लोग एसेट मानते हैं, उसका भी पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं विथ प्रॉपर वैल्यू एंड जजमेंट। तो देखो, इन time of downsizing or estimating the cost benefit analysis of the human resources would add value of the process. The objective of human resource planning is to maintain and improve the organization ability to achieve its goal by developing strategies which will result in the optimum contribution of the human resources। ठीक है, एक स्ट्रेटेजी बनाओ, एक स्ट्रेटेजी के तहत गोल को सेट करो, जिसके तहत क्या होगा कि ह्यूमन का जो रिसोर्स का जो ह्यूमन का जो रिक्वायरमेंट है उसको भी फुलफिल करते चलो, तो अल्टीमेटली उसका यूटिलाइजेशन आप ऑप्टिमम कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। देखो कितने तरह के फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स तो जनरली भैया दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। सर इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल मतलब जो मेरे अंदर की है और एक्सटर्नल मतलब जो बाहर की है। इंटरनल को सर कंट्रोलेबल भी होता है, एक्सटर्नल सर अनकंट्रोलेबल होता है। क्यों? इंटरनल में क्या होगा, इंटरनल में एक ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी होगा, पॉलिसी तो वो खुद से चेंज कर सकता है, ठीक है सर, कर सकता है, तो वो तो कंट्रोलेबल है। लेकिन एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है सर? एक्सटर्नल का मतलब होता है कि जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, थ्रेट्स मिलेंगी, उनको कैसे आप कोप अप करोगे, कैसे उनको ओवरकम करोगे, तो दैट इज योर एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। कोई पॉलिटिकल चेंजेस होती है, क्या वो आपके कंट्रोल में है? बिल्कुल नहीं सर। कैसे कंट्रोल में होगा? क्या हम अपने मंत्री को फोन करके बोल देंगे हाँ भाई ये नियम चेंज कर दो? नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक है, मेरा तो उतना पहुंच नहीं है, आई थिंक सो कोई भी बिजनेसमैन का होता है, बट एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो नहीं है, वो हमारे ये में नहीं है। ठीक है, चलो फैक्टर अफेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, इसमें हम लोग जनरली देखो पढ़ेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर। तो जिसमें हम एक चीज थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन करना चाहेंगे, आप थोड़ा सा इसको लिख लेना, जो कि है आपका स्वॉट एनालिसिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें स्वॉट, स्वॉट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्वॉट मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ, एस बोले तो एस मतलब होगा स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी,
और थ्रेट, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपका जो SW होगा वो आपका हो जाएगा इंटरनल फैक्टर, स्ट्रेंथ और वीकनेस। वीकनेस ये होगा आपका इंटरनल फैक्टर जिसपे आप ओवरकम कर सकते हो, मतलब आपका जो स्ट्रेंथ है वो तो है, लेकिन अगर आपका कोई वीकनेस है तो आप उसको क्या कर सकते हो, उस पर ओवरकम कर सकते हो, मतलब कि उन खामियों को दूर कर सकते हो कुछ सर्टेन कंडीशंस को फुलफिल करके। चलो इंटरनल फैक्टर में बात करते हैं। जैसे कि इंटरनल फैक्टर में सबसे पहले आपका दिया हुआ है गवर्नमेंट पॉलिसी। पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट लाइक लेबर पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। एक सेकेंड जरा सा वेट करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स हो गया है। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी डिटरमाइन द काइंड ऑफ द इंटरनेशनल फैक्टर्स लाइक डिमांड। एक सेकंड, कंपनीज पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज, जॉब एनालिसिस। चलिए चलिए, थोड़ा सा ये मिक्स हो रखा है, थोड़ा सा इस चीज़ को मैं करेक्ट करूँगा, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो, पहले इसको इरेज कर दो, इसको आप यहाँ पे मत लो, ठीक है। एक बार मैं जब PDF में ये अपलोड करवाऊंगा तो आप एक बार देख लेना, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे करेक्ट करूंगा इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर को, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आप कह सकते हो ये आपका एक्सटर्नल फैक्टर है, ठीक है, ये आपका एक्सटर्नल फैक्टर है ना, जो कि अनकंट्रोलेबल होता है। एक्सटर्नल फैक्टर में आपका क्या क्या आएगा, तो सर एक्सटर्नल फैक्टर्स में हमारा अपॉर्चुनिटी, स्वॉट का अपॉर्चुनिटी और थ्रेट आएगा, ठीक है। चलो देखो देखो, सबसे पहले ध्यान दोगे गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसीज में कोई भी चेंजेस अगर होता है, ठीक है, तो उसको आपको उसी के अकॉर्डिंग ट्रीट करना होगा, आप वहां पे कोई भी दिमाग नहीं लगा सकते हो। पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट लाइक लेबर पॉलिसी, इंडस्ट्रियल रिलेशन पॉलिसी, पॉलिसी टुवर्ड्स रिजर्विंग द सर्टेन जॉब फॉर द डिफरेंट कम्युनिटीज एंड द सन ऑफ द, चलो ठीक है, जैसे कि मान के चलो इसका बेस्ट एग्जांपल ले लो, गवर्नमेंट का ये पॉलिसी है कि 33% आरक्षण हमको महिलाओं को देना है, तो देना है, ठीक है, तो दैट इज गवर्नमेंट पॉलिसी, आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिटरमाइंस द लेवल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन द कंट्री, देयरबाय द सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन द फ्यूचर इन द कंट्री। देखो क्या होता है कि यहाँ पे बात कर रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, तो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा, जैसे जैसे लोगों का डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे एक पूरे इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा। उसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट, देखो अब बिजनेस एनवायरनमेंट में भी इसको भी दो कैटेगरी में ब्रॉडली बांटा गया है, एक इंटरनल और एक्सटर्नल, बट यहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चलेंगे। एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द वॉल्यूम एंड मिक्स ऑफ द प्रोडक्शन एंड देयरबाय द फ्यूचर डिमांड्स फॉर द ह्यूमन रिसोर्सेज। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को कुछ इस तरीके से बनाना चाहिए कि जो भी एक्सटर्नल मतलब फैक्टर्स हो उनको हम लोग ओवरकम सके, ताकि फ्यूचर का जो भी डिमांड एंड सप्लाई होगा उसको हम लोग मीट कर सकेंगे जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है। नेक्स्ट, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या टेक्नोलॉजी में आपका कोई रोक है, नहीं है सर, कैसे रोक हो सकता है, टेक्नोलॉजी तो हर दिन चेंज होते रहता है, हर दिन चेंज हो रहा है, दैट मींस व्हाट कि अगर टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है तो वो भी आपका क्या है, काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी में चेंज होगा। जैसे मान के चलो कि मैं एक फोन बनाता था, ठीक है, उस फोन में सारे फीचर्स थे जो अभी नॉर्मल फीचर्स चलते, कैमरा था, मल्टीमीडिया सेट था, जो भी था सारा फीचर्स था। कुछ समय के बाद, लगभग 1 महीने के बाद दूसरे कंपनी ने फोन लॉन्च किया, उसमें मेरे से एक एक्स्ट्रा वर्जन वो लेकर के आ गया। तो जब वो एक एक्स्ट्रा वर्जन उसमें लेकर के आ गया तो वहां पे क्या दिखने लगा, टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन। तो टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन को आप क्या कर सकते हो, क्या ये इंटरनल फैक्टर है कि आप इसको कंट्रोल करके रखोगे, नहीं, ये एक्सटर्नल फैक्टर है। कभी भी आप एक कहावत सुने होंगे कि मोबाइल लेने के बाद और गाड़ी लेने के बाद कभी पछताना नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि हर 2 दिन 4 दिन के बाद एक नए टेक्नोलॉजी बेस्ड गाड़ी आ जाती है, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी मतलब थोड़ा डिफरेंट फीचर्स के साथ फोन आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इंटरनेशनल फैक्टर्स, इंटरनेशनल फैक्टर्स मतलब क्या कह सकते हैं, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय लेवल में, तो इंटरनेशनल फैक्टर्स लाइक डिमांड फॉर द रिसोर्सेज एंड सप्लाई ऑफ द HR इन अ वेरियस कंट्री, डिफरेंट कंट्रीज में क्या कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज का सप्लाई कर सकते हैं। चलो अब आते हैं इंटरनल फैक्टर पे। इंटरनल फैक्टर क्या होता है सर, इंटरनल फैक्टर हमारा स्ट्रेंथ भी होता है और हमारा वीकनेस भी होता है, ये दोनों चीज होगा, ये स्ट्रेंथ भी होगा प्लस हमारा वीकनेस भी होगा। स्ट्रेंथ मतलब मजबूती, वीकनेस मतलब जो हमारा कमजोरी है। तो जो हमारा स्ट्रेंथ है वो तो है, उसको तो कोई बीट नहीं कर सकता है, ठीक है।
खाली उसको भी हमको थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करना होगा, लेकिन जो हमारा वीकनेस है उस पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। पूछो क्यों? क्योंकि उस पे ऑलरेडी दूसरे लोगों ने महारत हासिल कर रखा है, ठीक है। तो अब मेरे को महारत हासिल करना है तो उसके लिए मेरे को बहुत मेहनत करना होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो, जब आप बचपन में मैथ्स पढ़ते होगे तो हो सकता है कि मैथ्स आपसे ना बने या कोई सब्जेक्ट में आप वीक होंगे, तो आपको उसके पीछे बहुत मेहनत करना पड़ा होगा। जब आप बाद में रियलाइज हुआ होगा कि आपके लिए मैथ कितना जरूरी है और मैथ कितना इजी है जब ट्रिक से पढ़ोगे तब, ठीक है। तो इंटरनल फैक्टर में बोथ हम लोग स्ट्रेंथ और वीकनेस देखते हैं, जिसमें सबसे पहला आएगा कंपनी का पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी। अगर कोई पॉलिसी और कोई स्ट्रेटेजी हम बना रहे हैं जिससे किसी को कोई हार्म हो रहा है, मान के चलो मेरा प्रोडक्ट नहीं बिक पा रहा है, क्यों? क्योंकि मेरा लेबलिंग और मेरा पैकेजिंग उतना अट्रैक्टिव नहीं है। तो पैकेजिंग अगर उतना अट्रैक्टिव नहीं है तो ये इंटरनल फैक्टर है मेरा। तो जब ये मेरा इंटरनल फैक्टर है तो कंपनी अपने क्या करेगी, थोड़ा सा स्ट्रेटेजी में चेंज करेगी। चेंज करने के साथ वो पैकेजिंग में कुछ ना कुछ चेंजेस लाएगी, एडवर्टीजमेंट में कुछ ना कुछ चेंजेस लाएगी। दैट इज कंपनी पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी देखते हैं। ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज ऑफ ए कंपनी रिगार्डिंग क्वालिटी ऑफ ए ह्यूमन रिसोर्स कंपनसेशन लेवल। अब एक चीज बताओ, क्या सारे लोगों को एक जैसा इनकम देना पॉसिबल है? सारे लोगों को, एक प्यून को और एक प्रोफेसर को सेम सैलरी मिलता है? नहीं सर, दोनों में चेंजेस है। चेंजेस क्यों है? क्योंकि जैसा जिसका काम, जैसे जिसकी काबिलियत वैसा उसका काम, ठीक है। तो काम किसी का छोटा नहीं होता, मैं यहाँ पे ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कभी भी ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज में तहत एक चीज देखा जाता है कि वहां पे कंपनसेशन लेवल, क्वालिटी ऑफ ए वर्क लाइफ, ये सारी चीजों के बारे में डिफाइन किया जाता है, ठीक है, बताया जाता है। नेक्स्ट, जॉब एनालिसिस। एक सेकंड, हालांकि जॉब एनालिसिस तो एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसमें हम लोग जॉब डिस्क्रिप्शन, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे, प्लस आपका जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, टास्क कौन सा परफॉर्म करना होता है, कौन सा ड्यूटीज होता है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग कहां बात करेंगे, जॉब एनालिसिस में। तो फंडामेंटली ह्यूमन रिसोर्स प्लान इज बेस्ड ऑन द जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन determines the kind of the employee required। भैया हमको पता है कि आपको किस तरह का टास्क यहाँ पे परफॉर्म करना है, किस तरह के आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगे, किस तरह से आपके ड्यूटीज होंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको इन ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए क्या एक मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए। तो ये सारा चीजों के बारे में हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, सारी चीजों के बारे में जॉब एनालिसिस में, ठीक है। थक गया मैं तो। चलो अब आते हैं टाइम होराइजन में। टाइम होराइजन में आपका जो पॉइंट है, देखो बेसिकली इसको टाइम समझो क्या कहना चाह रहा है कि कंपनीज विद अ स्टेबल कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट कैन प्लान फॉर अ लॉन्ग रन, whereas the firm with an unstable competitive environment can plan for a short range। बहुत इजी, कैसे? अगर आपको कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट नजर आएगा तो जब लॉन्ग रन का बात करेगा तो वहां पे आपको स्टेबल रहना पड़ेगा, वहां पे स्टेबल कॉम्पिटिटिव देखने को मिलेगा। कैसे? अगर मेरे को फाइट करना है बिस्किट कंपनी में पार्ले के साथ, तो हमको उसके टेस्ट के साथ मैच करना होगा। उससे बड़ा फैक्टर कि हमको वो अमाउंट के साथ फाइट करना होगा। कैसे सर? भैया वो 5 रुपया या 3 रुपये में आता है, क्या वो 5 और 3 रुपये में आकर के भी प्रॉफिट कमा लेता है उतने अच्छे टेस्ट के साथ? तो आपको वो बहुत पुराना कंपनी है, लॉन्ग रन वाला कंपनी है, तो वहां पे स्टेबल कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। ऐसा सड़क छाप हर दिन कोई ना कोई बिस्किट आ जाता है, अब उसके साथ अगर आप कंपटीशन करोगे तो वो आज है कल खत्म हो जाएगा। तो वो आपका होगा अनस्टेबल कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट कैन प्ले अ शॉर्ट टर्म रेंज, जिसमें हम लोग को शॉर्ट टर्म रेंज के लिए देखना पड़ता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप सीजनल ये कभी ले सकते हो, जैसे कि छाता का आप एग्जांपल ले सकते हो। क्या कि छाता, जैसे कि अगर हम लोग जैसे कि अगर छाता परचेज कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा ब्रांड पे चले जाते हैं, क्यों? लेकिन अचानक से देखोगे जैसे ही क्या बोलते हैं बारिश का मौसम आता है, तो उस टाइम पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि बहुत नॉन ब्रांडेड कंपनीज आ जाएंगी। तो वो होता है अनस्टेबल कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, जो कि थोड़े समय तक आपको झेलना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं टाइप एंड क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। Any planning process needs a qualitative and accurate information। Qualitative methods और quantitative methods बहुत जरूरी होते हैं। देखो यहाँ पे क्वालिटी इंफॉर्मेशन का बात किया है, जिसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो सर क्वालिटी इंफॉर्मेशन विद अ ह्यूमन रिसोर्स प्लान के तहत हम लोग कुछ स्ट्रेटेजी डेवलप करते हैं,
और स्ट्रेटेजी डेवलप करके कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, उनसे फोरकास्ट करते हैं, एक्सटर्नल से, बाहर से बुलाते हैं टीम ऑफ एक्सपर्ट्स को। आइए और बताइए कि क्या क्या हम लोग चेंजेस करें, क्या क्या कैसे सर्टेन कंडीशंस को आप बताइए कि कैसे फुलफिल अभी तक आप कर रहे हो और उसको कैसे ओवरकम किया जा सके। इसमें एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे टेक्निक आएगा जो होता है आपका डेल्फी टेक्निक। डेल्फी टेक्निक ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्निक है, यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वालिटेटिव मेथड के ही अंदर आएगा, हालांकि हम लोग एक बार पढ़ेंगे इसको। तो डेल्फी टेक्निक में ग्रुप ऑफ प्री सेलेक्टेड एक्सपर्ट्स को हम लोग बुलाते हैं ताकि वो अपना आइडियाज उसके साथ साथ उन सब चीजों में डिस्कस करेंगे जो मैटर है एक्चुअली में, उन पे वो लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और डिस्कस करके एक फाइनल कंक्लूजन में पहुंचेंगे। तो हम लोग बोलते हैं प्री सेलेक्टेड एक्सपर्ट्स को बुला रखते हैं इसमें, और बुलाने के बाद फिर जो भी होता है उस पर हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट, कंपनी का प्रोडक्शन ऑपरेशन पॉलिसी, ये भी हमारा इंटरनल फैक्टर होगा। और ट्रेड यूनियन, इनमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। ये हमारा ट्रेड यूनियन हो सकता है हमारा स्ट्रेंथ ना वीकनेस हो जाए, तो वीकनेस हो जाए तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, बैठ के बात करना पड़ेगा उन लोगों से, उनके जो भी ग्रीवेंसेस होंगे उनको सेटलमेंट करना होगा, सेटल करने के बाद फिर हम लोग ट्रेड यूनियन को मना सकते हैं। तो ये हमारा वीकनेस हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये हमारा एक्सटर्नल है, ये हमारा इंटरनल मैटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का जो प्रोसेस है ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एग्जाम में कितने बार इससे क्वेश्चन रिलेटेड पूछा गया है। ठीक है, तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा। चलिए आते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के तहत। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग करते हैं कि हम लोग ये देखते हैं कि हमारे बिजनेस का एक्चुअली में गोल क्या है। ठीक है, गोल देखने के साथ साथ हम लोग स्कैनिंग करते हैं क्या, इन्वायरमेंट को, जहां पे हम लोग स्वॉट एनालिसिस जिसको बोलते हैं, अपने स्ट्रेंथ को, वीकनेस को, अपॉर्चुनिटीज को, थ्रेट्स को, सारे को एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद फिर हम लोग देखते हैं कि कितना मैन पावर का हमको जरूरत पड़ेगा जो कि क्या करेगा, हमारे डिमांड एंड सप्लाई को मीट कर लेगा। और चौथा जो है इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग द प्लान, मतलब कि जो भी प्लान हम लोगों ने करा उसको इंप्लीमेंट करो और उसको प्लान मतलब मॉनिटर करो ताकि कहीं ना कहीं गड़बड़ ना हो जाए। चलिए अब थोड़ा सा इसको एलैबोरेटेड वे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, किसके अकॉर्डिंग, करंट मैन पावर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ताकि करंट मैन पावर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सके, फ्यूचर के डिमांड एंड सप्लाई को फोरकास्ट कर सकेंगे। और उससे जो भी मैन पावर गैप दिखेगा हम लोग को वो लेकर के आएंगे, एम्प्लॉय का प्लान करेंगे कितने लोगों को और जरूरत पड़ सकता है। ठीक है, उससे मैन पावर गैप को भर देंगे, फिर उन लोग का प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दिया जाएगा। ट्रेनिंग करंट सिचुएशन को फेस करने के लिए और डेवलपमेंट फ्यूचर में कोई भी उनको अनसर्टेनिटीज हो, कहीं और जाना पड़े तो उनमें उनका जो ग्रोथ है उसके लिए। और लास्ट में अप्रेजल ऑफ ए मैन पावर प्लानिंग थ्रू द परफॉर्मेंस अप्रेजल के जरिए। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का प्रोसेस है। ठीक है, चलिए determining the objective of the human resource planning, the foremost step in every process is determination of the objective for which the process to be carried on. The objective for which the manpower planning is to be done should be defined precisely so as to ensure the right number of people for the right job. ठीक है, नेक्स्ट है आपका एनालाइजिंग करंट मैन पावर, अभी कितने हैं, फ्यूचर में कितने जरूरत पड़ सकते हैं, उसको एनालाइज करने के बाद फिर उसका जो रिक्वायरमेंट है, अभी जो स्किल्स चाहिए, किस तरह के स्किल्स चाहिए, किस तरह से टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म करना है, उसके अकॉर्डिंग लोगों को क्या करना, हम लोग अपॉइंट करेंगे। तो हम लोग फिर फ्यूचर को फोरकास्ट करेंगे जहां पे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज क्या हो सके, इक्वल हो सके। ऐसा ना कि हमारे पास लोग ज्यादा हो और काम कम हो, लोग कम हो और काम ज्यादा हो। ठीक है, नेक्स्ट एनालाइजिंग द मैन पावर गैप, मैन पावर के बीच में कितना गैप है, हो सकता है काम ज्यादा होगा, गैप ज्यादा होगा, तो लोग हमारे पास कम है और काम ज्यादा है, तो वहां पे काम मेरा एफिशिएंटली और इफेक्टिवली नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट प्लान, एक्शन प्लान, वंस द मैन पावर गैप आर इवेल्युएटेड, एक बार जब आप इवेल्युएट कर लिए, द एक्शन प्लान इज टू बी फॉर्मुलेटेड अकॉर्डिंगली। इन अ केस ऑफ ए डेफिसिट द फर्म में गो आइदर फॉर द रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड इंटरडिपेंडेंट ट्रांसफर प्लान, वेयर एज द केस ऑफ द सरप्लस, मतलब कि एक होता है ना कि जहां पे वॉलंटरी रिटायरमेंट दे देना, जैसे कि मान के चलो कि आज के टाइम पे एक बड़ा अच्छा वर्ड सुनने को मिला है, अर्ली रिटायरमेंट दे देना।
वॉलंटरी तो जहां पे लोग अपने इच्छे से रिटायरमेंट लेते हैं। अर्ली रिटायरमेंट मतलब कि आप उस काम के लिए सक्षम नहीं हो तो वो आपको बोल करके नहीं निकालेगा कि यू आर फायर्ड, बोलेगा आई एम गिविंग यू द अर्ली रिटायरमेंट। नेक्स्ट, उसके बाद उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना, ट्रेनिंग करना। The training is not only for the new joinees but also for the existing employees who are required to update their skills from the time to time। मतलब टाइम टू टाइम उनके स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए ट्रेनिंग जरूरत है। और आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट प्लान the training programs are conducted to equip the new employees as well as to the old ones to requisite skills to perform the particular job। उसके बाद है appraisal of a manpower planning through the परफॉर्मेंस अप्रेजल के जरिए आप उसको क्या कर सकते हैं, अप्रेज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको प्रमोशन दीजिए, जो देना है दीजिए। फाइनली द इफेक्टिवनेस ऑफ द मैन पावर प्लानिंग प्रोसेस इज टू बी इवैल्यूएटेड। हियर द ह्यूमन रिसोर्स प्लान इज कंपेयर्ड विद इट्स एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द नंबर ऑफ द एम्प्लॉय फॉर अ सेवरल जॉब। इस स्टेज में दे डिसाइड द सक्सेस ऑफ द प्लान एंड कंट्रोल द डिफिशिएंसी इफ एनी। अगर कोई कंट्रोल करने का मेजर भी होता है तो उसमें उठाया जाता है। तो दैट इज ऑल अबाउट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, HRP, जहां पे हम लोगों ने डेफिनेशन से लेकर के उसके फैक्टर्स को लेकर के बेनिफिट्स, इंपॉर्टेंस, प्लानिंग, सारी चीजों के बारे में पढ़ा। दैट इज ऑल फॉर द डे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। हैव अ नाइस डे क्यों, अरे रात हो गया, अब सो जाओ, बाय बाय, गुड नाइट।